ये कोई नई बात नहीं आत्मदाह की। अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया है भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हो। आप जमीन कब्जा कराने का काम, आप वीडियो को जमीनों को विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार इस्तीफा दिया है, करीबी है, इस्तीफा दे दिया है तो अच्छी बात है। जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी पर उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। पूरे देश में सर बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अधिवक्ता और उनको ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता और उसके तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आजादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहां से ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहां पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहां तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट है, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ है? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी देख रही लगातार एजेंसियों के, विपक्ष पे, बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया ईडी को ज्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके पास पैसा लेकर के विदेश भाग गए। क्या किया है? जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी भारतीय जनता पार्टी। जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहां मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं है? याद रखना आप, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है।
गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह जमीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर, तो उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए, आपके देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को छोड़ करके। और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इजराइल में जाकर के काम करेंगे। क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी, कोई जमीन पे निवेश आया है क्या? 94 साल के हो चुके सफीकुर रहमान बर्क को आपने टिकट दी है। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं और जब है तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन सीटों को आपने घोषित किया उन पर उनका भी दावा था, आपने हिडन एजेंडा ये हमारी जो कांग्रेस की बातचीत है, ये बातचीत एएनआई और प्रेस की नहीं है। इसलिए हमें और कांग्रेस और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें संतुष्ट करें। इस दौरान गठबंधन हो रहा है, क्या वो फॉर्मूले के तहत आपके साथ चुनाव में 2024 जुलाई में शामिल रहेंगे? पीडीए हमारी एक रणनीति है, इंडिया गठबंधन है, और पीडीए का मतलब यह है कि 90% आबादी की बात कहना।